गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर जियोमॉर्फोलॉजी से संबंध रखने वाले जो भी कुछ प्रमुख अनाच्छादन, अपरदन एवं बृहद क्षरण से संबंधित सिद्धांत हैं उस पर आधारित प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है शीत प्रदेशों में निम्नलिखित में से ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार प्रायः क्रियाशील नहीं रहता है। यहाँ पे पूछ रहा है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि यह किसकी बात कर रहा है, वेदरिंग की बात कर रहा है। अर्थात अनाच्छादन का जो पहला स्टेप है वेदरिंग, जो स्थैतिक प्रक्रिया है, इससे बात कर रहा है। और साथ में ये भी कह रहा है कि यह किस क्षेत्र में क्रियाशील नहीं है, तो शीत प्रदेश में प्रायः क्रियाशील नहीं रहता है, उसी के विषय में बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जो शीत प्रदेश होता है, शीत प्रदेश में जैविक वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, आपको स्पष्टता होनी चाहिए। शेष अगर हम भौतिक की बात करें तो शीत प्रदेश में बर्फ के जमने और पिघलने से भी चट्टानों का विखंडन होता रहता है, इसलिए भौतिक प्रक्रिया वहां पर चलती है। साथ में वहां पर रासायनिक प्रक्रिया भी चलती है, लेकिन वहां पर जैविक प्रक्रियाएं बहुत कम नजर आती हैं या रहती ही नहीं है, क्योंकि वह शीत प्रदेश है और शीत प्रदेश में किसी प्रकार की वनस्पति का प्रायः विकास नहीं हो पाता है। इस आधार पर इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न लिखा है, सिलिकेट और कार्बोनेट खनिजों को प्रभावित करने वाली रसायनों से होने वाली अपक्षय प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पर कह रहा जो सिलिकेट है और कार्बोनेट, इन खनिजों को प्रभावित करने वाली रसायनों से होने वाली अपक्षय की प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जलीय विश्लेषण है, अपपर्णन है, विद्युत अपघटन है, लवणीय क्रिस्टल वृद्धि है। तो रासायनिक प्रक्रियाओं में कई प्रकार की प्रक्रिया होती है, वहां पर हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रेशन की प्रक्रिया होती है, कार्बोनेशन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, फिर हम कह सकते हैं डीसेलेनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, लेकिन वहां पर अपपर्णन की प्रक्रिया नहीं होती है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया नहीं होती है और लवणीय क्रिस्टल वृद्धि की भी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि जल योजन की प्रक्रिया होती है, जिसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। अर्थात हाइड्रोलिसिस भी एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानों का विखंडन और अपघटन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, दरारों में उगी हुई पौधों की जड़ें जो चारों ओर की सैलों पर दबाव डालती हैं, अंत में जड़ें बढ़कर सैलों को तोड़ देती हैं, यह किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण एक प्रकार से भौतिक प्रक्रिया का है, क्योंकि चट्टानों के ऊपर जब प्रेशर लगता है जड़ों के माध्यम से, तो चट्टानें विखंडित हो जाती हैं, छोटे छोटे पार्टों में टूट जाती हैं। तो यह प्रक्रिया आपकी जो कहलाती है, यह कहलाती है भौतिक अपक्षयन। और इसी का वैसे पर्टिकुलर जो नाम दिया जाता है, जैविक अपक्षयन का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? जैविक अपक्षयन इसी को कहते हैं, और इसी को कहते हैं चिलेशन। क्या कहते हैं? चिलेशन प्रोसेस यही है, इसी को हम चिलेशन कहते हैं और इसी को कहते हैं जैविक अपक्षयन। क्या कहते हैं? जैविक अपक्षयन कहते हैं। जबकि कार्बोनेशन, रासायनिक और जल योजन, ये सब रासायनिक प्रक्रिया हैं, अर्थात इसका संबंध कहीं से भी वनस्पति से नहीं है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा है, अपघर्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कण अवखंडित हो जाते हैं। अपघर्षण का तात्पर्य है कि इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं अब्रेशन। क्या कहते हैं? अब्रेशन। और इसी को कहते हैं कोरेजन। क्या कहते हैं? कोरेजन। तो कोरेजन और अब्रेशन दोनों एक ही है, इसको कहते हैं कोरेजन, और इसी को हम कहते हैं एब्रेशन। क्या कहते हैं? एब्रेशन। और इसी को कहते हैं अपघर्षण। अपघर्षण का तात्पर्य ये होता है कि अवसाद अर्थात चट्टान तथा हम कह सकते हैं जो हमारे अपरदन के कारक हैं, इनके मध्य में जब एक दूसरे से संघर्ष होता है तो चट्टानें टूट जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं भौतिक अपक्षयन में प्राथमिक प्रक्रिया है। कैसी है? भौतिक अपक्षयन में यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, भौतिक अपक्षय में मिट्टी और सैलों का वायुमंडलीय अवस्थाओं जैसे जल दबाव,
बर्फ और ताप के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के कारण अवखंडन होना शामिल है। इसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर स्पष्ट रखिए, जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं शब्दों को हमको ध्यान में रख करके उत्तर देना है। यहाँ पर लिखा देखिए, वायुमंडलीय अवस्थाओं जैसे जल, दाब, बर्फ और ताप के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के कारण अवखंडन होता है। क्या होता है? अवखंडन होना शामिल है। और ये लिखा है भौतिक अपक्षय। क्या? भौतिक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय को ही हम कहते हैं यांत्रिक अपक्षय। तो यहाँ पर ज़्यादा अगर हम इधर उधर देखेंगे, जैसे मान लेते हैं आप समझ गए कि जल दबाव की क्रिया, तो जल दबाव की क्रिया क्या है? ये भी भौतिक प्रक्रिया है। बर्फ के कारण भी दबाव पड़ता है, वह भी भौतिक में आता है। और टेम्परेचर के परिणाम स्वरूप भी चट्टानों में संकुचन और प्रसरण होता है, तो यह भी भौतिक अपक्षयन के ही अंतर्गत आता है। अर्थात ये जो सब डायमेंशन है, ये सभी डायमेंशन यांत्रिक अपक्षय के ही पार्ट हैं। अगर हम कार्बोनेशन की बात करें तो कार्बोनेशन आपका रासायनिक अपक्षयन होता है। विसर्जन और कृत्रिम अपक्षय, तो ये सब भी इसी से संबंध रखते हैं। लेकिन जो यांत्रिक अपक्षय है यह भौतिक अपक्षय से संबंध रखने वाला तथ्य है। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? तो बताना है कि इनमें से जो प्रक्रियाएं दी गई हैं, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसका रासायनिक प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है? तो कार्बोनेशन जो है यह रासायनिक प्रक्रिया है, अर्थात जिसके परिणाम स्वरूप ही चूना पत्थर हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में या घोल में परिवर्तित हो जाता है और उसका विखंडन हो जाता है। जलयोजन भी अर्थात हाइड्रोलिसिस भी रासायनिक प्रक्रिया है। अपदलन, इसको कहते हैं एक्सफोलिएशन। क्या कहते हैं? एक्सफोलिएशन, या इसी को कहते हैं अपसल्कन। तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक भौतिक प्रक्रिया है, जबकि ऑक्सीकरण, जलयोजन और कार्बोनेशन ये सब रासायनिक प्रक्रिया हैं। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो अपदलन है इसी को अपसल्कन कहते हैं, और इसी को कहते हैं एक्सफोलिएशन। अर्धशुष्क क्षेत्रों में जब चट्टानों का परत दर परत उधड़ती है तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं अपदलन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्धशुष्क क्षेत्र होता है, जो राजस्थानी क्षेत्र होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र है हमारे देश का, वहाँ के रात का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और दिन का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। अर्थात चट्टानों में प्रसरण और संकुचन होता है, जिससे चट्टान की परत दर परत उधड़ने लगती है, जैसे प्याज का छिलका निकलता है। तो उसी आधार पर इसको हम प्याज अपक्षयन भी कहते हैं, अपदलन भी कहते हैं, अपसल्कन भी कहते हैं, और इंग्लिश में एक्सफोलिएशन भी कहते हैं। तो यही आपका रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, शेष रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला लिखा है यहाँ पर, अपदलन नामक अपक्षय का कारण है। अपदलन अर्थात जिसको हम कह रहे हैं अपसल्कन, जिसको हम कह रहे हैं एक्सफोलिएशन, ये किसका परिणाम है? तो इसका परिणाम है टेम्परेचर में उतार और चढ़ाव। तो जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र के तापमान में दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है, तापीय प्रवणता काफ़ी ज़्यादा होती है, और परिणाम होता है चट्टानों का अपदलन होता है या अपसल्कन होता है। तो यही हमारा प्रॉपर आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, बलित स्तरों पर, क्या लिखा है? बलित स्तरों पर जिनके ऊपर कठोर शैल आवरण हो के अपरदन के कारण निम्न में से कौन स्थल रूप विकसित होता है? देखिए यहाँ पर तो कई प्रकार के स्थल रूप निर्मित होते हैं इस प्रकार की संरचना से कि नीचे की शैल आपकी कोमल हो और ऊपर की शैल कठोर हो। अगर इसी प्रकार की संरचना मान लेते हैं किसी राजस्थानी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में है, तो वहां पर भू स्तंभ बनते हैं। क्या बनते हैं? भू स्तंभ बनते हैं। लेकिन चूंकि विकल्प में हमारे पास भू स्तंभ नहीं दिया है, तो मेसा भी इसी टाइप की संरचना होती है, क्योंकि मेसा भी एक टेबल या मेज जैसी संरचना होती है। और यह इसलिए संरचना ऐसी बन जाती है क्योंकि नीचे की संरचना कोमल है और ऊपर जो है यह कठोर संरचना है, और इसी कठोर संरचना के कारण इसका अपरदन और अपक्षयन नहीं हो पाता है, और यह टेबल की एक संरचना धारण कर लेता है, और इसी को हम कहते हैं मेसा। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मेसा, इसी को कहते हैं टेबल, और इसी को हम कहते हैं मेज। और इसी का जो छोटा रूप होता है, मेसा का ही जो छोटा रूप होता है, उसको कहते हैं बूटी। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा वह हो जाएगा बी, क्योंकि यही है मेसा, यही है आपका टेबल, यही है मेज। अगर हम क्वेस्टा की बात करें तो क्वेस्टा भी एक प्रकार से देखा जाए नदी अपरदन के द्वारा निर्मित होने वाली संरचना है। नदी जब युवा अवस्था में रहती है, अर्थात जब पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरती है, तो मार्ग में जितने भी कोमल किस्म की चट्टानें होती हैं सबको काट डालती हैं। लेकिन मार्ग में यदि कोई कठोर संरचना मिल जाती है तो कठोर संरचना को काट नहीं पाती है, और वही कठोर संरचना जो अवशेष के रूप में विद्यमान रहती है उसी को कहा जाता है क्वेस्टा। इसी प्रकार बूटी मेसा का ही छोटा रूप है। अगर सूकर पृष्ठ की बात करें या
हॉगबैक की बात करें तो इसका जो संबंध है एक प्रकार से हिमानी प्रक्रम के परिणाम स्वरूप जब निक्षेप जनित संरचना निर्मित होती है जिसको ड्रमलिन कहते हैं, उसी ड्रमलिन को ही हम लोग कभी काल सूकर पृष्ठ या हॉगबैक के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं हिमानी प्रक्रम से है, इसका संबंध जलीय प्रक्रम से है, लेकिन मेसा और बूटी का जो संबंध है यह भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सम्मिलित रूप में है, लेकिन यहाँ पे जो संरचना बनती है नीचे की संरचना कोमल होती है और ऊपर की संरचना कठोर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह स्थलाकृति निर्मित होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, एक तरफ मतलब दोनों का देखना है कि कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सही है, अर्थात विकल्प है। पहला अपदलन, अपदलन का संबंध यहाँ पर लिखा है कि प्याज अपक्षय, तो सही है। हमने आपसे पहले ही कहा कि जो अपदलन है जिसको अपसलकन कहते हैं, जिसको एक्सफोलिएशन कहते हैं, तो यहाँ पर चट्टानों की जो परतें हैं या परत दर परत उधड़ती हैं, उसी को कहते हैं। जैसे प्याज का छिलका निकलता है तो इसलिए इसको प्याज अपक्षय भी कहते हैं, अपतलन कहते हैं, अपसलकन कहते हैं, एक्सफोलिएशन कहते हैं। तो यह सही मिलान है, यह क्या है, सही है। इसी प्रकार लिखा है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये भी बात सही, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस लिख रहा है यांत्रिक प्रक्रिया है, तो हाइड्रोलिसिस यांत्रिक नहीं है, हाइड्रोलिसिस एक रासायनिक प्रक्रिया है। हाँ, जो हम कह सकते हैं जलगतिकी क्रिया है, कौन सी, हाइड्रोलिक एक्शन, हाइड्रोलिक एक्शन यांत्रिक प्रक्रिया है, ना कि हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक रासायनिक प्रक्रिया है और हाइड्रोलिक एक्शन जो है वह यांत्रिक प्रक्रिया है। तो इस आधार पर यही मिलान आपका सही नहीं है, और जो सही नहीं है उसी का हमें चयन करना है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। और इसके अतिरिक्त अगर आप कार्बोनेशन की बात करें तो यह भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके परिणाम चूना पत्थर क्षेत्र का जो चट्टान है यह लगातार अपक्षयित होती रहती है। अगला लिखा है अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है, अर्थात जब हाइड्रोलिसिस होता है अर्थात जल का कहीं पर वृद्धि हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप कौन सी प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर लिखा ऑक्सीकरण होता है, जलीय संलयन होता है, फिर कार्बनीकरण होता है और फिर लिखा है जलयोजन होता है। तो सबसे बेहतर जो आंसर है वह तो है जलयोजन, क्योंकि जहां पर भी जल की वृद्धि होती है उसको कहते हैं जलयोजन की प्रक्रिया, हाइड्रोलिसिस इसी को कहते हैं। अगला लिखा है किस शैल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है, तो अपदलन अपक्षय की जो प्रक्रिया है अर्थात जिसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन, अपसल्कन, यह कहां पर विकसित होता है, तो जो ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं, कौन सी चट्टानें होती हैं, जो ग्रेनाइट युक्त चट्टानें होती हैं, यहाँ पर अपदलन और अपसल्कन की प्रक्रिया ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र वहाँ पर इस प्रकार की चट्टानों की बहुतायता देखने को हमको मिलती है। तो इस आधार पर हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है, अर्थात यहाँ पर सभी प्रक्रियाएं यांत्रिक हैं, सिर्फ एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो यांत्रिक नहीं है और उसी का चयन करना है। तो यहाँ पर जिसको हम चिलेशन कह रहे हैं, चिलेशन ही कहलाता है जैविक अपक्षय। जैविक जो अपक्षय, तीन प्रकार के अपक्षयन होता है, एक होता है भौतिक अपक्षयन, एक होता है रासायनिक अपक्षयन और एक होता है जैविक अपक्षयन। तो जैविक अपक्षयन को ही हम कहते हैं चिलेशन, अर्थात जब वनस्पतियां अपनी जड़ों को चट्टानों में प्रवेश करके अपनी जड़ों को विस्तृत करती हैं, अपनी जड़ों का विस्तार करती हैं, जड़ें जब मोटी होती हैं तो चट्टानों के ऊपर प्रेशर पड़ता है और चट्टानें टूट जाती हैं, उसी को हम कहते हैं चिलेशन। तो चिलेशन एक जैविक प्रक्रिया है, ना कि यांत्रिक प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जो कैम्बरिंग है या फ्लेकिंग या एक्सफोलिएशन, ये सभी यांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित में यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज्यादा प्रभावपूर्ण होता है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज्यादा महत्वपूर्ण होता है या ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि जो कह सकते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं यांत्रिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावकारी होता है, लेकिन जो हमारे शीत प्रदेश होते हैं वहाँ पर रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। तो इस आधार पर हम आंसर अपना दे सकते हैं कि जो शीतोष्ण प्रदेश होता है यहाँ पर अपक्षयन की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, सबसे पहले यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया इनिशिएट करती है, उसके पश्चात यहाँ पर भौतिक अपक्रियाएं जो यांत्रिक अपक्षयन है ये प्रक्रियाएं काम करना प्रारंभ करती हैं। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है अर्थात कथन है और कारण है, बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। कथन लिख रहा है गोलाभ अपक्षय,
रासायनिक अपक्षय का परिणाम है। बात सही है, पूरी तरीके से सही है। और इसका कारण क्या लिख रहा है कि गोलाभ अपक्षय तब होता है जब जल सैलों के जोड़ों में प्रवेश करता है और सैल संयोजी पदार्थों को घोलता है। तो ये बात पूरी तरीके से सही है कि जल जब सैलों के जोड़ों के माध्यम से प्रवेश करती है और जो सैल को संयोजी पदार्थों मतलब सैल को बांधने वाले जो संयोजी पदार्थ होते हैं उसको एक घुला देती है जल। तो जब घुल जाते हैं तो ऐसे में गोले गोले पत्थर के हमको अवसाद प्राप्त होते हैं, इसीलिए उसको हम कहते हैं गोलाभ अपक्षय कहते हैं। तो इस आधार पर हमारे कथन भी सही है और कारण भी सही है, कारण कथन की अभिपुष्टि भी करता है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा है यहां पर, निम्नलिखित अनाच्छादन प्रक्रमों को क्रमानुसार लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थात कौन सी प्रक्रिया पहले होगी और कौन सी प्रक्रिया बाद में होगी, इसी का हमको कह सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना होगा। तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है कहीं पर भी किसी भी उत्थित भूखंड पर, तो सबसे पहले वहां पर अपक्षयन की प्रक्रिया होती है, फिर अपर्दन की प्रक्रिया होती है, उसके पश्चात उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ट्रांसपोर्टेशन का तात्पर्य होता है जैसे मान लेते कोई उत्थित भूखंड है तो यहाँ पर सबसे पहले अपक्षयन होता है, फिर अपर्दन होता है, फिर यहाँ का अवसाद ट्रांसफर किया जाता है ऐसे क्षेत्र में जो लो लैंड एरिया होता है। तो कह सकते हैं एक तरफ अपक्षयन होता है, फिर अपर्दन होता है, फिर परिवहन होता है और फिर निक्षेपण होता है। तो इस आधार पर जो हमारा आंसर हो जाएगा CADB। क्या हो जाएगा? CADB, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्न में से किन चट्टानों का वियोजन अधिक होता है? रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से प्रश्न पूछ रहा है। रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्न में से किन चट्टानों का वियोजन सबसे अधिक होता है? रासायनिक प्रक्रिया किस पर ज्यादा सक्रिय होती है? तो सर्वाधिक जो सक्रिय भूमिका रासायनिक अपक्षय की होती है वह बेसिक चट्टानों पर होती है, जो हमारी क्षारीय चट्टानें होती हैं। अर्थात जिसमें सिलिका का परसेंटेज कम होता है उस पर रासायनिक प्रक्रियाएं ज्यादा हावी होती हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा है भंजन। भंजन मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी चट्टान का टूटना। तो भंजन अर्थात सैटरिंग की प्रक्रिया में चट्टानों का विखंडन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं किसमें? छोटे छोटे टुकड़ों में। तो सैटरिंग का तात्पर्य होता है बिखर जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाना, उसी को कहते हैं सैटरिंग, उसी को कहते हैं भंजन। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है, ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं? तो ऑक्सीडेशन लिख रहा है। तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से या क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं? तो जो लौह युक्त चट्टानें होती हैं जिसको हम क्षारीय चट्टानें कहते हैं, अर्थात जिसको हम बेसिक चट्टान कहते हैं, इस चट्टानों में लौह की मात्रा ज़्यादा होती है और जिसमें भी लौह की मात्रा ज़्यादा होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात इस पर जंग लगते हैं, अर्थात इसका अपघटन लगातार होता रहता है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला लिखा है, रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है? तो ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण, और यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। वैसे कार्बोनेटीकरण भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, जलयोजन भी रासायनिक प्रक्रिया है और सिलिका का पृथक्करण भी रासायनिक प्रक्रिया ही है, लेकिन लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीडेशन की रासायनिक प्रक्रिया के तहत रखा जाता है। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला लिखा है, अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताते हैं? तो अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताता है, इसके विषय में प्रश्न पूछा है। तो अपक्षय की प्रक्रिया जो बताती है, लिखा है घाटियों का पार्श्विक विस्तार, फिर लिखा है महाद्वीपीय शेल्फ का फैलाव, सैल सामग्री का खंडित होना, फिर लिखा है सैल कर्तित प्लेटफार्मों का निर्माण। तो यहाँ पर हमको अपने ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सबसे बेहतर आंसर होगा सैल सामग्री का खंडित होना। सैल सामग्री का क्या? खंडित होना, क्योंकि लिख रहा है ना अपक्षय। अपक्षय का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर प्रश्नों को सोच समझ के ही उसके आंसर पर जाना है। अपक्षय का तात्पर्य ये होता है अस्थैतिक प्रक्रिया। तो आपको इन चारों विकल्पों में सिर्फ वह विकल्प चयनित करना है कि जिसमें चट्टानों का विखंडन तो हो रहा है लेकिन उसमें गति कोई विशेष नहीं हो रही है। अब घाटियों का जो पार्श्विक विस्तार होता है इसमें गति भी है, मोमेंटम भी है। महाद्वीपीय शेल्फ का जो फैलाव है इसमें भी कह सकते हैं एक प्रकार से इसमें भी मोमेंटम है।
सेल्फ कर्तित जो प्लेटफॉर्म का निर्माण है इसमें भी किसी ना किसी प्रकार का मूवमेंट है, अर्थात इसमें अपर्दन के कारण इन्वॉल्व है। लेकिन जो शैल सामग्री का खंडित होना है इसका तात्पर्य है कि चट्टान अपने ही स्थान पर चूर्ण चूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भौतिक अपक्षयन, रासायनिक अपक्षयन और जैविक अपक्षयन के द्वारा ये चट्टानें विखंडित होती हैं। तो इस आधार पर अपक्षयन के दायरे में जो यहाँ पर विकल्प सबसे सुटेबल है वो हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें स्थैतिक प्रक्रिया विद्यमान है, शेष सभी में अपर्दन की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला लिखा है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किनके द्वारा बहुचक्रिक अपर्दन के संकेत मिलते हैं? तो बताना है निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किनके द्वारा बहुचक्रिक अपर्दन के संकेतक मिलते हैं। बहुचक्रीय का तात्पर्य है कि एक बार अपर्दन की प्रक्रियाएं संपन्न हो गई हैं, उसके पश्चात कुछ ऐसी भूगर्भिक गतिविधियां हुई, या तो सी लेवल नीचे चला गया या तो स्थलखंड ऊपर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पुनः अपर्दन की प्रक्रिया संपन्न होने लगती है। तो इसके क्या लक्षण हैं कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नहीं कई बार अपर्दन की प्रक्रियाएं संचालित हुई हैं। इसका जो सबसे बेहतर उदाहरण हमको मिलता है एक प्रकार से नदी वेदिका। नदी वेदिका जहाँ पर भी मिलती है इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर कई बार अपर्दन की प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। और इसी प्रकार आपको मिलता है निक पॉइंट, और इसी प्रकार हमको मिलता है अधः कर्तित विसर्प, और मिलते हैं हमारे उत्थिप्त संप्राय मैदान। ये सब जो लक्षण हैं ये कहीं ना कहीं बहुचक्रीय अपर्दन की प्रक्रिया के परिणाम के स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी जैसा मिलता जुलता एक टर्म और आपको मिलता है जिसको कहते हैं संरचनात्मक सोपान। नदियों के द्वारा जब अपर्दन होता है और एक बार अपर्दन हो गया फिर से जब अपर्दन प्रारंभ होता है तो नदी वेदिका कहलाती है। लेकिन जब चट्टान इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि एक कठोर और एक कोमल, एक कठोर एक कोमल, ऐसे जब चट्टानें होती हैं इस प्रकार से, तो इसमें होता क्या है कि एक चट्टान कटेगी और एक नहीं कटेगी, तो ऐसे में सीढ़ी नुमा संरचना बन जाती है। ये जो संरचना कहलाती है इसी को कहते हैं संरचनात्मक सोपान। तो संरचनात्मक जो सोपान है यह हम कह सकते हैं यह अपर्दन जनित प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया जो है यह इससे यह हमको नहीं साबित होता है कि यहाँ पर कई बार प्रक्रियाएं संपन्न हुई हैं। लेकिन जो नदी वेदिका है इसका तात्पर्य है कि एक बार हमारी वेदी बनी थी लेकिन पुनः वहां पर अपर्दन की प्रक्रियाएं फिर से संपादित होने लगी, इसलिए वहां पर दूसरी वेदिका बन जाती है। तो यहाँ पर जो वेदिका बनती है यह कठोर और कोमल संरचनाओं के संयुक्त प्रक्रम से नहीं बनती है, बल्कि यहाँ पर कई बार अपर्दन की प्रक्रियाएं संपादित होती हैं इसलिए बनती है। जबकि जो संरचनात्मक सोपान है यह चट्टानों के कठोर और कोमल को व्यवस्थित होने के परिणाम स्वरूप बनती है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।